हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एलएलपी के सिलेबस को आगे कवर करेंगे। इसके पहले हमने सेक्शंस कवर किए थे 37 तक। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे 38 से। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। ओके, तो हम लोग अब पढ़ेंगे एलएलपी के बारे में। एलएलपी में सेक्शन 38 है। ओके, 38 में हम लोगों को पढ़ना है। इसके पहले 37 तक हो गया था कंप्लीट। आपको आई होप कि पूरा अच्छे से लेक्चर देख चुके होंगे और साथ साथ अपनी खुद से रीडिंग किए होंगे और समरी बनाए होंगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 38 के बारे में। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन एज द रजिस्ट्रार may consider necessary for the purpose, मतलब कह रहा है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन। रजिस्ट्रार जो होता है आरओसी, आरओसी क्या करेगा? आरओसी के पास पावर होता है, वो कोई भी किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है। तो ये आरओसी किससे किससे इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करेगा? भाई आपको देखना है कि चाहे आपका भाई सिंपल कोई पार्टनर हो, नॉर्मल पार्टनर, और चाहे आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर हो, चाहे आपका एम्प्लॉय हो, या फिर हम बात करेंगे फॉर्मर पार्टनर की बात। तो ये सारे के सारे मतलब ऐसे लोग हैं जिनसे आरओसी क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकता है। तो चलो हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं। आपको क्या था? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन as the registrar may consider necessary for the purposes of carrying out the provisions of this act, the registrar may require any person including any present or former partner। मतलब कि रजिस्ट्रार चाहे तो प्रेजेंट या फॉर्मर पार्टनर से क्या कर सकता है? इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकता है, या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर या फिर एम्प्लॉय ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप टू आंसर एनी क्वेश्चन, मेक एनी डिक्लेरेशन और सप्लाई एनी डिटेल्स और पार्टिकुलर इन राइटिंग टू हिम विद इन अ रीजनेबल पीरियड। मतलब कि वो क्या करेगा? उसको भाई रीजनेबल पीरियड में डिक्लेरेशन या फिर राइटिंग में क्या चाहिए? उसके क्वेश्चन के आंसर चाहिए। ओके, अगर नहीं मिलते उस टाइम में तो आगे देखो, सबसेक्शन 2 में क्या कहता है? इन केस एनी पर्सन रिफर्ड इन सबसेक्शन 1, मतलब कि कोई भी पर्सन है सबसेक्शन 1 को रिफर्ड कर देता है, मतलब कहने का कि भाई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहता है, बट उसका नॉट आंसर सच क्वेश्चन आर मेक सच डिक्लेरेशन आर सप्लाई सच डिटेल्स आर पार्टिकुलर आज बाय द रजिस्ट्रार विद इन अ रीजनेबल टाइम। मतलब वो आज बाय द रजिस्ट्रार के द्वारा किया गया है। भाई मान लो ऊपर जैसे जो भी बताया गया, अभी मांगा गया है कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी क्वेश्चन का आंसर, रीजनेबल टाइम आर टाइम गिवन बाय द रजिस्ट्रार आर व्हेन द रजिस्ट्रार इज नॉट सेटिस्फाइड with the reply or declaration or details are particular provided by such person। ठीक है, उस पर्सन के द्वारा आरओसी को भाई पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई है, रजिस्ट्रार शैल हैव पावर टू समन। रजिस्ट्रार क्या करेगा? समन इशू कर देगा। उसके पास पावर है टू समन दैट पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम आर एन इंस्पेक्टर आर एनी अदर पब्लिक ऑफिसर whom the registrar may designate टू आंसर। मतलब जरूरी नहीं है, अब भाई जो अथोराइज किया गया होगा उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, भाई चाहे वो पार्टनर हो, चाहे फार्मर पार्टनर हो, चाहे डेजिग्नेटेड पार्टनर हो, या फिर एम्प्लॉय, जिसको अथोराइज किया गया है वो पर्सन को क्या करना होगा? भाई उसका आंसर देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देता है तो क्या होगी? भाई उसके नाम पे समन इशू किया जाएगा। दैट पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम एन इंस्पेक्टर और एनी अदर पब्लिक ऑफिसर whom the registrar may designate to answer any such question or make such declaration or supply such details as the case may be। ओके, ये सबसेक्शन 2 था। आपको बस इसमें सबसेक्शन 2 में ये जानना है कि भाई क्या है, जिस पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया जाता है उतने टाइम पीरियड में
उसको जो भाई आरओसी इंफॉर्मेशन चाहता है या फिर क्वेश्चन का आंसर चाहता है, अगर नहीं उसे मिलता है तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। वो आरओसी क्या करेगा, समन इशू करेगा। ओके, अब हम सबसेक्शन 3 की बात करते हैं। एनी पर्सन हु विदाउट लॉफुली एक्सक्यूज, अब मतलब कोई पर्सन है, अब वो विदाउट एनी लॉफुली एक्सक्यूज फेल कर जाता है, क्या करने में, क्या करने में, कंप्लाई विद द समन। समन भेजा गया है तो भाई समन रिसीव हुआ है तो हमें क्या करना होगा, तुरंत उसका रिप्लाई देना पड़ेगा विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज के। ठीक है ना। अब क्या होता है, आ रिक्वेजिशन ऑफ द रजिस्ट्रार अंडर दिस सेक्शन shall be punishable with the fine which shall not be less than 2000 rupees but with विच में एक्सटेंड 25,000 रुपीज। मतलब कि अगर कोई पर्सन है जो कि समन का रिप्लाई नहीं देता है विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज के, अगर कोई भाई जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तो बात अलग है, अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है और तब भी आप समन का रिप्लाई नहीं करते हैं तो आप पे मिनिमम 2,000 मैक्सिमम 25,000 का पेनल्टी लगाई जाएगी, फाइन जिसे बोलते हैं, फाइन। तो ये था सेक्शन 38 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि आरओसी किसी से भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है, कोई भी आंसर क्वेश्चन का जवाब मांग सकता है। ठीक है ना भाई, वो उसमें बताया गया कि किससे किससे मांग सकता है, पार्टनर या फॉर्मर पार्टनर या फिर कोई डिजिग्नेटेड पार्टनर या फिर एम्प्लॉय से। फिर सबसेक्शन 2 में क्या बताया गया, सबसेक्शन 2 में बताया गया जो पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड है उतने में अगर वो क्या करता है उस आंसर का जवाब मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो उसके जो भी पर्सन उस आंसर को रिप्लाई करने के लिए अथोराइज्ड है तो उसके नाम समन इशू किया जाएगा। ठीक है। तो उस अब क्या है, सबसेक्शन 3 में बताया गया यदि आप लॉफुली जेन्युइन बोलते हैं जिसे, अगर आप भाई लॉफुली आप फेल कर जाते हैं समन को, समन का जवाब देने में तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जेन्युइन एक्सक्यूज नहीं है, विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज है तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। अ, कितना, मिनिमम 2,000 मैक्सिमम 25,000 रुपीज की फाइन लग जाएगी। ये था आपका सेक्शन 38 सबसेक्शन 1, 2, 3। अब हम आगे देखेंगे सेक्शन 39 के बारे में। हाँ, तो हम लोग अब सेक्शन 39 के बारे में देख रहे थे। सेक्शन 39 में क्या है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, सेक्शन 39। इसमें क्या होता है, यदि आप किसी भी प्रकार का अफेंस करते हो, इट मीन्स कि आपने किसी भी प्रकार का फ्रॉड वगैरह कुछ भी करते हो, जैसे कि ऊपर बताए जाते थे फाइन वगैरह लगता था। ठीक है। तो जो फाइन लगता था उसमें हमने आपको बताया एक मिनिमम अमाउंट बताते थे, एक मैक्सिमम अमाउंट बताते थे। तो भाई कंपाउंडिंग ऑफेंस ऑफ ऑफेंसेस का मतलब है अगर आपको फाइन लगाई गई है तो फाइन बिल्कुल से जीरो नहीं हो सकती, मिनिमम फाइन आपको पे करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 द रीजनल डायरेक्टर आर एनी ऑफिसर, मतलब कि रीजनल डायरेक्टर या फिर कोई ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल डायरेक्टर, मतलब रीजनल डायरेक्टर से बिलो कोई ऑफिसर नहीं होना चाहिए, रीजनल डायरेक्टर हो या कोई अदर ऑफिसर हो बट रीजनल डायरेक्टर से बिलो का ऑफिसर नहीं होगा। कह रहा रीजनल डायरेक्टर अथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल डायरेक्टर अथोराइज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, में कंपाउंड एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, भाई किसी भी प्रकार का ऑफेंस एक्ट में होता है विच इज पनिशेबल विथ फाइन, जो कि हमने ऊपर अभी आपको बहुत सारे फाइन्स के बारे में बताए थे। यदि आप क्या करते हो, उस प्रोविजन को फॉलो नहीं करते हो, कंट्रावेंशन करते हो तो आपको क्या लगती है, फाइन लगती है। बाई कलेक्टिंग फ्रॉम अ पर्सन रीजनेबली सस्पेंडेड ऑफ एनी कमिटेड द ऑफेंस आ सम, क्या कह रहा है ये कि जो आपका ऑफेंस है, द ऑफेंस आ सम विच में एक्सटेंड टू द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम फाइन, मतलब आपका ये क्या होगा, मैक्सिमम फाइन की बात करता है, एक्सटेंड टू द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम फाइन
provided for the offense but shall not be lower than the minimum amount। मतलब एक आपकी मैक्सिमम लिमिट होती है, एक मिनिमम लिमिट होती है, इन दोनों से लोअर नहीं जाएगा, इन दोनों के बीच में कोई भी फाइन लग सकती है। ये सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में बताया गया। अब हम लोग देखेंगे सबसेक्शन 2 के बारे में। भाई नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 शैल apply to an offense committed by a limited liability partnership by its partner or its designated partner within a period of 3 years from the date on which similar offense committed by it or with was compounded under this section। मतलब कहने का क्या है, मिनिमम आपको इसमें 3 साल का क्या रहेगा भाई, सिंपल है कि designated partner within a period of 3 years from the date of which similar offense होने के 3 साल बाद भाई, from the date of 3 years। explanation देखो, for the removal of doubts it is hereby clarified that any second and subsequent offense, एक offense करने के बाद कोई subsequent offense करते हो तो इसमें आपको एक ही में पेनल्टी लगेगी। ऐसा नहीं है कि भाई एक पर्सन क्या करता है, एक मर्डर करता है, ठीक है, एक पर्सन है जो कि 2 मर्डर करता है, ठीक है ना। अब भाई अब क्या होगा, इसे एक ही बार तो फांसी दी जाएगी ना, सिंपल बात है। अब ऐसा तो है नहीं कोई पर्सन है 2 मर्डर किया इसे 2 बार फांसी देंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो बस सिंपल सी बात है भाई कि रिमूवल ऑफ डाउट्स। अब यहाँ पे इट हेयर बाई क्लैरिफाइड दैट एनी सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस कमिटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, अगर वो 3 साल का जेल काट करके आता है फ्रॉम द डेट ऑफ विच ऑफेंस वाज प्रीवियसली कंपाउंडेड शैल बी डीम टू बी फर्स्ट ऑफेंस। अगर वो काट करके 3 साल जेल आता है फिर से वो किसी भी प्रकार का ऑफेंस करता है तो उसे हम स्टार्टिंग से फिर से क्या देंगे, जो उसे मतलब कि भाई जिस प्रकार की जैसे जेल वगैरह जानते हैं इम्प्रिजमेंट की जाती है, वो आपका फर्स्ट ऑफेंस मान करके किया जाएगा। Jury application for the compounding of offence shall be made to the registrar, who shall forward the same together with his comments there on the regional director or any other director not below the rank। भाई हमने ऊपर बताया था ये यूरी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन होगी कंपाउंडिंग से रिलेटेड, ये क्या था, यूरी ऑफिसर फॉर द कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस शैल बी मेड टू द रजिस्ट्रार हु शैल फॉरवर्ड टू द सेम टुगेदर। ये सारा सारा सब कुछ क्या है, सेम टुगेदर है। रीजनल डायरेक्टर आर एनी ऑफिसर नॉट बिलो रैंक, मतलब रीजनल डायरेक्टर से बिलो कोई ऑफिसर नहीं होगा। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 वेयर द ऑफेंस इज कंपाउंडेड अंडर दिस सेक्शन whether before or after the institution of any prosecution limitation intimation thereof shall be given to the registrar within a period of 7 days from the date of which the offense is so compounded। अगर ऑफेंस को कंपाउंड करना है तो आपको 7 दिन में आरओसी को बताना पड़ेगा। फिर सबसेक्शन 5 में वेयर एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेड बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन और नो प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूट इन रिलेशन टू सच ऑफेंस। कह रहा अगर वेयर एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेड बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन no no prosecution shall be instituted in relation to such offense। subsection 6 में where the compounding of any offense is made after the institution of any offense prosecution and compounding, such compounding shall be brought by the registrar in writing to the notice of the court in which prosecution is pending, and on such notice of the compounding of the offence being only the offence is relation to which the offence is compounded shall be discharged। सेक्शन 7 है, सबसेक्शन 7 है द रीजनल डायरेक्टर आर एनी ऑफिसर अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट while dealing with the proposal for compounding of an offence made by an order direct to partner, designated partner, other employee of the LLP to file or register। मतलब कि अगर किसी ऑफेंस को
जब कंपाउंड किया जाता है, कंपाउंडिंग किया जाता है, तो आरओसी को बताना पड़ता है। अगर आरओसी को ये सारे लोग बता सकते हैं, पहला क्या, पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, अदर एम्प्लॉई, या फिर आपका आर पेमेंट, भाई फीस भी देना पड़ेगा, एडिशनल फीस एज रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर दिस एक्ट, सच रिटर्न अकाउंट आर अदर डॉक्यूमेंट विच सच टाइम एज में बी स्पेसिफाइड इन द कोड। अगर कोड कहती है एडिशनल पेमेंट के लिए, तो आपको एडिशनल पेमेंट भी पे करना पड़ेगा। फिर आता है सबसेक्शन 8, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, if any partner or designated partner or other employee of the LLP who fail to comply with the any order made by the regional director or any officer not below the rank of regional director authorized by central government under subsection 7, maximum amount fine for the offense which was under consideration. Regional director are such authorized offense for compounding under this section shall be twice to the amount provided of the corresponding section in which punishment for such offense is provided. भाई ये सारे के सारे, ये आपका सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन 39 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको रीडिंग मोड में रखना है, नॉर्मली याद रखना है, इसकी फाइन वगैरह याद रख लेना, बस हो गया। अब आगे आपका सेक्शन 42 आ रहा है, असाइनमेंट एंड ट्रांसफर। असाइनमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप राइट्स क्या होता है, सबसे पहले आप इसको समझो अच्छे से। ये इसका मतलब क्या होता है, इस मतलब, ये जो आपका दे रखा है पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है। कभी कभी कोई पार्टनर एलएलपी के अंदर अपना राइट किसी को ट्रांसफर किया जाता है, असाइनमेंट किया जाता है। सपोज मान लो पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, तीन पार्टनर है। ये पार्टनर क्या चाहता है कि अब एलएलपी से भाई रिजाइन देना चाहता है, तो क्या करेगा, ये पार्टनर चाहे वो अपना सारा का सारा शेयर ले ले और चला जाए, ठीक है ना। ये दोनों पार्टनर मिलकर के एलएलपी को आगे रन करेंगे। एक इनके पास ऑप्शन है कि ये पार्टनर क्या करे, किसी और पार्टनर को अपना सारा का सारा शेयर ट्रांसफर कर दे, ट्रांसफर करें, बट इन रिमेनिंग पार्टनर का कंसेंट होना जरूरी होता है। अगर इस पार्टनर का कंसेंट नहीं है, तो फिर ये अब पार्टनर किसी दूसरे मतलब थर्ड पार्टी को अपना सारा का सारा शेयर ट्रांसफर नहीं कर, क्योंकि भाई मान लो ये पार्टनर है, हमारे एलएलपी में आता है, पता नहीं कैसा डिसीजन लेता है, भाई क्या करता है क्या नहीं करता, इसको किस प्रकार की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो भाई उनके बिजनेस का पार्टनर बनेगा तो फिर उनको दिक्कत होगी। तो भाई वो सबसे पहले उनसे कंसेंट लेगा, तभी वो पार्टनर बन सकता है, और वो तभी पार्टनर के सारे शेयर को, मतलब एक पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है अपना सारे राइट्स। फिर कह रहा है पार्टनर ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट। अब देखो कोई भी पार्टनर है, अगर ये पार्टनर अपना राइट्स किसी पार्टनर को ट्रांसफर, भाई किसी को ट्रांसफर किया थर्ड पार्टी को, वो अब उस पार्टनर का क्या बनेगा, पार्टनर बनेगा, एलएलपी का पार्टनर बनेगा। तो जो इसका राइट था वो राइट इसका हो जाएगा। द राइट ऑफ अ पार्टनर टू अ शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप and to receive distribution in accordance with the limited liability partnership agreement are transferable either wholly or in part। भाई ट्रांसफरेबल आर होली इन पार्ट एज पर एग्रीमेंट ही होगा। द ट्रांसफर ऑफ एनी राइट बाय द एनी पार्टनर परसुएंट टू सबसेक्शन 1 डज नॉट एनी इटसेल्फ कॉज द, भाई वो अपने से डिसीजन नहीं ले सकता। कह रहा द ट्रांसफर ऑफ एनी राइट बाय एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर अपने से, भाई उसका राइट है मानते हैं, लेकिन वो अपने से अकेला डिसीजन लेकर के किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। परसुएंट टू सबसेक्शन 1 डज नॉट बाय इटसेल्फ कॉज टू द disassociation of the partner or dissolution and winding up of the limited liability partnership। तो इसमें क्या होगा, आपस में भाई कंसेंट क्या करना पड़ेगा, पार्टनर को डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई हम अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्या आप लोग उस पार्टनर को, इट मीन कि उस पर्सन को अपने एलएलपी का पार्टनर बना करके बिजनेस कंटिन्यू चलाना चाहते हो। अगर सारे पार्टनर कहते हैं यस तो ठीक है, अगर नो तो फिर आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, वाइंडिंग अप हो जाएगी।
क्योंकि भाई किसी और को राइट ट्रांसफर करोगे, वो पता नहीं कैसा बिजनेस करता है भाई, क्या है कैसा नहीं है, तो वो लोग पार्टनर नहीं बनाना चाहते, तो वो लोग क्या करेंगे, डिजॉल्व कर देंगे और सारे के सारे शेयर को आपस में बांट लेंगे। द ट्रांसफर ऑफ राइट परसुएंट टू हिज दिस सेक्शन डज नॉट एनी इटसेल्फ entitle the transferee or assignee to participate in the management or conduct of the activities of the limited liability partnership or access information concerning the transactions of the limited liability partnership। करेक्ट ट्रांसफर ऑफ राइट परसुएंट टू दिस सेक्शन, मतलब कि राइट जब ट्रांसफर की जाती है, डज नॉट बाई इटसेल्फ, वो अपने से ट्रांसफर नहीं कर सकता अकेला बंदा भाई, इंटाइटल द ट्रांसफरी आर असाइनी टू द पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, क्योंकि जिससे भी अगर शेयर को ट्रांसफर किया जाएगा वो एलएलपी में पार्टिसिपेट करेगा। एग्जांपल ध्यान से देखो भाई, एक्स है, वाई है, ये जेड है। अब जेड क्या करता है कि भाई वो अब बिजनेस में आगे बिजनेस नहीं करना चाहता, ठीक है, इस एलएलपी में, तो वो क्या करेगा भाई, या तो अपना सारा शेयर इनसे मांगेगा, बोलेगा भाई हमें अपना हमारा हिस्सा दो, हम जा रहे हैं, हमें अब नहीं करना आगे कंटिन्यू, ठीक है, या तो ये कर सकता है, या तो इस जेड के पास ऑप्शन है कि किसी और को शेयर ट्रांसफर कर दे, लेकिन ट्रांसफर करने समय इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा, विदाउट कंसेंट अलाउ नहीं होगा। तो जब इनका कंसेंट मिल जाता है तो क्या होगा, ये पार्टनर इससे ट्रांसफर कर सकता है, वही चीज यहाँ लिखा है, द ट्रांसफर ऑफ राइट परसुएंट टू दिस सेक्शन डज नॉट बाई इटसेल्फ इंटाइटल द से ट्रांसफरी, भाई जो ट्रांसफर करता है किसी को, जिसे ट्रांसफर किया जाता है वो ट्रांसफरी होता है, और जो ट्रांसफर करता है उसे ट्रांसफर बोलते हैं। ये आपको अच्छे से फाउंडेशन में पढ़ाया गया है। ट्रांसफर और ट्रांसफरी प्रपोजल एंड क्या होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, ऑफर एंड ऑफरी ऐसे कुछ होते हैं, तो इसको ये सब आपको फाउंडेशन में पढ़ाया गया है। तो आप लोगों को ट्रांसफरी के बारे में पता होगा, तो वही कह रहा है कि इट सेल्फ ट्रांसफरी को आप नहीं ट्रांसफर कर सकते इट सेल्फ टू द पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में, हमारे बिजनेस में कंडक्ट करने में, एक्टिविटीज में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आर एक्सेस इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द ट्रांसफर ट्रांजेक्शन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन को भाई बहुत ही ज्यादा मिसयूज किया जा सकता है किसी थर्ड पार्टी को अपना पार्टनर बनाने पे। तो क्या होगा कि भाई उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे पार्टनर को सबसे पहले कंसेंट लेना पड़ेगा। ये था आपका सेक्शन 42। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन आपका कन्वर्जन इनटू एलएलपी। हमने बता रखा है कि भाई कन्वर्जन के अलग अलग शेड्यूल बताए थे, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 4। अगर किसी फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल 1 के सारे प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमको क्या करना है भाई, सिंपल बात है, अगर हमें किसी भी प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, शेड्यूल 3 को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमें क्या करना है, किस फोर्थ शेड्यूल से, हाँ फोर्थ शेड्यूल, अगर हमें किसी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें शेड्यूल 4 के प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा। तो शेड्यूल 1 में आपका म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है, शेड्यूल 3 में कन्वर्जन के बारे में, फर्म टू एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करे जाएंगे इसके प्रोविजन पढ़ाए जाते हैं। शेड्यूल 3 में क्या पढ़ाया जाता है, भाई कोई प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहती है तो भाई किस प्रकार का भाई प्रोविजन इसमें अप्लीकेबल होगा, ये आपको शेड्यूल 3 में पढ़ना पड़ेगा। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और उसे एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो आपको शेड्यूल 4 को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारा सब कुछ हमने पहली फर्स्ट क्लास में ही सब कुछ पढ़ा दिया था, वो रिवीजन हो गया। अब हम लोग वो सारा प्रोविजन देखेंगे जो कन्वर्जन से रिलेटेड, हमने अभी बार बार बोलते गए, शेड्यूल 1 में लिखे हुए सारे प्रोविजन को फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो सारे प्रोविजन को हम लोग देखेंगे। अब क्या, कन्वर्जन इनटू एलएलपी, कन्वर्जन फ्रॉम फर्म इनटू एलएलपी, ये देखो फर्स्ट शेड्यूल के प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें हमने बताया था फर्म एनी कन्वर्ट इनटू एलएलपी, कोई भी फर्म है एलएलपी में कन्वर्ट करना है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर सेकंड शेड्यूल, वही चीज ये भी देखो बता दिया।
फिर कह रहा है कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी को अगर एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा भाई, आपको थर्ड